प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास में लेकर आए हैं टॉपिक चट्टान का। तो टॉपिक शुरू करते हैं सीधा सीधा। टॉपिक है चट्टान। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि चट्टान क्या है। अर्थ का जो सबसे अपर सरफेस, उसे क्या बोलते हैं हम? स्थल मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, स्थल मंडल, अदरवाइज लिथोस्फीयर, दोनों बात एक ही है। तो जो जिन चीज़ों से मिलकर अर्थ का अपर सरफेस बना हुआ है उन सबको चट्टान कहते हैं। चट्टान, अगर आपके दिमाग में एक फिगर आ रहा हो कि कोई सॉलिड चीज़ है, तो ये फिगर अपने दिमाग से निकाल दो आप। चट्टान क्या है? चट्टान अर्थ के ऊपर अपर सरफेस पर रहने वाले डस्ट पार्टिकल भी चट्टान आएंगी। यानी कि लिथोस्फीयर का निर्माण जिस चीज़ से होगा वो सब चीज़ें चट्टान में आएगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ इस टॉपिक में। चट्टान समझ गए? अब चट्टान आई कहाँ से, इसके बारे में विचार करते हैं कि चट्टान बनी कैसे, हुआ कैसे चट्टानों का। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैंने आपको प्लेटलेट थ्योरी पढ़ाई तब मैंने आपको बताया कि इन प्लेटों से होकर लावा सरफेस पर पहुंचेगा और ये लावा सरफेस पर बिखरेगा, फैलेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। होगा ये कि ये सरफेस पर फैलेगा तो प्रेशर बनाएगा, ऊपर से दबाव बनाएगा, दबाव बनाएगा तो फिर प्लेट्स एक दूसरे के नीचे खिसकेगी। तो जो बेसाल्ट प्लेट है, भारी प्लेट है, वो हल्की प्लेट के नीचे आ जाएगी और जितना हिस्सा उसका हल्की प्लेट के नीचे आ रहा है उतना कट जाएगा और मेल्ट हो जाएगा मैग्मा में। कोई डाउट नहीं? फिर प्रेशर बनेगा और ये मैग्मा फिर ऊपर आएगा। समझ रहे? तो ये फिर धरातल पर जाएगा। तो एक सीक्वेंस, एक सर्कुलर चेन चल रही है कि नीचे से मैग्मा ऊपर और फिर ये प्लेट कटकर फिर मैग्मा से प्लेट्स बन रही है, लेयर्स बन रही है और इन लेयर से वापस फिर मैग्मा बन रहा है और ये चेन सर्कुलरली चलती रहती है। ठीक है ना? यहाँ मैग्मा कम होता है ना ऊपर धरातल की कमी होती। ठीक है, तो इससे चट्टान का निर्माण होता है। अब अगर चट्टान देखी जाए तो चट्टान तीन प्रकार की होती है। पहला टाइप जो चट्टान का होता है वो होता है आग्नेय चट्टान। दूसरा होता है अवसादी चट्टान। और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, ये तीन टाइप की चट्टानें होती है। ठीक है, तो ये आ कहाँ से रही है इसको आप समझिए ज़रा। ये हमारा मैग्मा हो गया, धरातल से मैग्मा ऊपर निकला। ठीक है, निकलने के बाद वो कहाँ पे फैलेगा? धरातल पर। और सबसे पहली एक्टिविटी क्या होगी उससे गैसें अलग, और वो बन जाएगा लावा। लावा बनने के बाद उसका क्या होगा? कूलिंग होगी, यानी वो हो जाएगा ठंडा। ठीक है, और जैसे ही मैग्मा ठंडा होगा तो आपकी बन जाएगी आग्नेय चट्टान। कोई डाउट नहीं है? ये आग्नेय चट्टान, इनका होगा अक्षरण। पहले पढ़ा चुका हूं अक्षरण क्या होता है। अक्षरण अपक्षय, दोनों चीज़ें एक है। अगर सपोज करो मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं कि यहाँ एक चट्टान है और ये सन इफेक्ट, रेन इफेक्ट और एयर, इनके कारण ये कट रही है, इसका अक्षरण हो रहा है, ये नीचे गिर रही है। फिर ये बारिश के पानी से नीचे मैदान की ओर बह रही है और नीचे मैदान में जाके ये कहीं इकट्ठी हो गई
फिर पीछे वाली फिर इसके ऊपर इकट्ठी हो गई, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर इकट्ठी हो गई। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को हम अक्षरण कहते हैं। ठीक है, और अक्षरण के बाद बनती है अवसादी चट्टान, जिसे जहां डाउट होगा वो मेरे से पूछता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अवसादी चट्टानों पर एक विशेष ताप और दाब पड़ेगा, जब अवसादी चट्टानों पर एक विशेष ताप T पॉजिटिव और P पॉजिटिव, माने अधिक ताप और अधिक दाब अगर पड़ेगा तो ये बन जाएगी रूपांतरित चट्टान। इस प्रकार से 3 तरह की चट्टानें बन गई। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जब ये रूपांतरित चट्टानें मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो वापस मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, चट्टान की थ्योरी समझ में आ रही? कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। एक बात समझो, आग्नेय चट्टान डायरेक्टली रूपांतरित हो सकती है ड्यू टू द स्पेशल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आग्नेय चट्टानों पर भी विशेष ताप और दाब मिल जाए तो ये भी डायरेक्ट रूपांतरित बन सकती है। ठीक है, तो ये जो चट्टानों का चार्ट है तुम्हें समझ में आ रहा? मान के चलो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा? रफ कर दूं? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, आपको पता चल रहा है कहाँ से आ रही? ये आ रही मैग्मा से। कैसे? मैग्मा के पहला पॉइंट है ठंडा होने से। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? दूसरा पॉइंट, जब ये आग्नेय चट्टान हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च ताप होता है, ठीक है, तो उस ताप पर फिर ठंडी होती है, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर किसी प्रकार के अवसाद, किसी प्रकार के अवशेष, किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? फैक्ट समझ में आ गया? तो लिखेंगे कि जीवाश्म नहीं होते हैं। इन जीवाश्म के होने से ही क्या होगा? जब जीवाश्म जहाँ होंगे वे गले सड़ेंगे, और गले सड़ेंगे तो पेट्रोलियम होगा। तो इसका मतलब जब यहाँ जीवाश्म नहीं है तो पेट्रोलियम भी नहीं होगा। कोई डाउट नहीं? इनके साथ एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, धातुएं। धातुएं जितनी भी मेटल्स होगी सब इसी लेयर में विद्यमान होगी। कोई भी मेटल अगर आपसे पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में एक्सेप्टेड क्वेश्चन पूछेगा कि किस लेयर के अंदर धातुएं पाई जाती है, तो वो आग्नेय चट्टानों की लेयर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक शब्द मैंने यहाँ यूज कर दिया, लेयर। यहाँ से भी एक्सेप्टेड बात बन जाती है, इनमें परतें नहीं होती। आग्नेय चट्टानों में लेयर नहीं होगी। ठीक है, लेयर की जगह इनमें बनेंगे, इनमें रवे होते हैं। अब रवे क्या होते हैं भाई? ठीक है, होता यह है कि जैसे ही मैग्मा मेल्ट होकर किसी भी डायरेक्शन में बढ़ेगा तो मैग्मा अंदर से भी, कल मैंने बताया था फायरबॉल्स। फायरबॉल्स क्या थे? फायरबॉल्स अपने अंदर जिस पाइप से, जिस वेंट से होकर ऊपर आ रहा था, अपने साथ लेयर में कुछ लपेट के ला रहा था और वो चीज़ें उसके साथ चिपक जाती थी। ठीक है, तो होता यह है कि जब वो लेयर पे बढ़ेगा, परत पे चलेगा ऊपर, तो अपने साथ उस लेयर के साथ टच में जो चीज़ें आएंगी वो उसके साथ अटैच होती चली जाएगी। और अटैच होने का मतलब है वो चीज़ें उसके साथ अंदर धस जाएगी। वे चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होंगी, ये हाफ लिक्विड फॉर्म माने जेली टाइप होगा। जब जेली टाइप होगा तो ये चीज़ें हार्ड है तो इसके अंदर घुस जाएगी। क्यों बच्चों, समझ में आ रही बात? इसके अंदर क्रिस्टल्स और पार्टिकल्स के, क्रिस्टल के टाइप इसके अंदर घुस जाएगी। ठीक है,
इस सिचुएशन को हम रवे बोलते हैं, और मोस्टली ये मेटल्स होते हैं। तो ये है रवा, इसमें परत नहीं होती, इसके अंदर रवे होते हैं। जैसे चॉकलेट के लड्डू आ रहे, उनके अंदर चॉकलेट के क्रिस्टल डले होते हैं, ठीक है, तो वो इस टाइप की होती है, उन्हें रवे बोलते हैं, ये रवे हैं। तो इस परत में रवे होते हैं। बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहो, ग्रेनाइट, ग्रेबो, ये इसके एग्जाम्पल है इस चट्टान के। बोलो इस चट्टान को समझने में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ? ठीक है, मान के चल रहे, इस मैटर को हटा दूँ, दूसरी चट्टान के बारे में बात करूँ। ठीक है, सेकेंड टाइप की जो चट्टान हमारी है वो है अवसादी चट्टान, माने ये वाली बीच वाली। ठीक है, मैंने क्या बताया? अब मैं अवसादी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। ये अपने साथ जैसे ही यहाँ से ये इसका अक्षरण हुआ, तो अपने साथ रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे जब जाएगी तो वो उन्हें बहा ले जाएगी, जीवाश्म को भी बहा ले जाएगी और कहीं ले जाकर उन्हें डाल देगी। पीछे से एक और लेयर आएगी, वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, जीवाश्म उसके अंदर दब जाएंगे। फिर तीसरी लेयर आएगी, वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी। चौथी फिर बहकर आएगी, वो उसके ऊपर। मनीष यहीं रहो, यहीं रहो, हाँ स्लिप से। तो इसका मतलब है कि इससे एक बात समझ में आ गई कि यह एक परतदार चट्टान है। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, यहां जीवाश्म की उपस्थिति होती है। जब जीवाश्म होगा तो पेट्रोलियम तो अपने आप ही होगा, पेट्रोलियम भी विद्यमान रहता है। ठीक है, यहां तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे बताओ। इस चट्टान के बारे में कोई ऐसी बात जो तुम्हें समझ में ना आई हो तो मुझे बताना। ठीक है, लगभग सारी बातें मैंने इसके बारे में बताई। इसका एग्जाम्पल आप ले लो। अगर इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहेंगे तो इसका एग्जाम्पल है जिप्सम, नमक, सेल। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल। हाँ, नमक की परत बन जाती है, परतदार परत। आप देखना कि नमक में लेयर होगी। ठीक है, कौन सा नमक? कौन सा? हाँ, वही तो चट्टान नुमा है। अर्थ के अंदर लेयर बनी हुई है, दबी हुई मिलेगी आपको, वही खुदाई से खुदता है। अगर आप समुद्री नमक की बात करेंगे तो वो अलग छुरी के अंदर बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगी सेल। ठीक है, उसके अलावा खड़िया इसी के अंदर आता है। यहाँ तक समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट आपका आ गया रूपांतरित। रूपांतरित मैंने आपको बताया क्या? मैंने आपको बताया रूपांतरित चट्टान जो होती है वो विशेष, जब इन चट्टानों पर या इन चट्टानों पर विशेष ताप और दाब की स्थिति बनेगी तो रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, बस मैं सीधा उसी पर बात कर लेता हूँ। एक तरफ लिख लेता हूँ चट्टान और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ रूपांतरित चट्टान। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दे देगा ग्रेनाइट, ग्रेबो, दोनों लिखवाए मैंने। किसका रूप है, किसके है दोनों, किसके पार्ट है? आपको दे देगा बेसाल्ट, आपको दे देगा बेसाल्ट, आपको दे देगा चाक, लाइमस्टोन, डोलेमाइन, चौक, लाइम स्टोन,
इनमें से कोई एक आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। आपको दे देगा सैंडस्टोन, और क्या दे देगा आपको, सेल दे देगा, सेल, और आपको दे देगा अब्रक। ये आपको चट्टानें दे दी उसने आपको, और इन चट्टानों को आपसे पूछा गया है कि ये कौन कौन सी बन सकती है। ठीक है, आओ जरा मुद्दे पर देखते हैं। जो ग्रेनाइट है, अगर आपको याद ना रहे तो एक छोटा सा जुगाड़ दे रहा, इसको याद रखना। ये नाइस अथवा नीस में परिवर्तित हो जाएगी। ये वाली सर पेंटाइल में परिवर्तित हो जाएगी। जो आपकी ग्रेबो है ना, हाँ ग्रेबो ठीक है, सरपेंटाइल में हो जाएगी। और बेसाल्ट हो जाएगी एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। ये तीनों डोलेमाइट, चौक और लाइमस्टोन, ये तीनों बदल जाएगी संगमरमर में। जो सैंडस्टोन है वो क्वार्ट्ज बन जाएगा। जो सेल है, सेल के बनेंगे दो रूप। सेल पहले बन जाएगी सलेट, और फिर बनेगी फाइलाइट। बन गया अब्रक। ठीक है, दो भाई कुर्सी दो। अब्रक बन जाएगा सिस्ट। ठीक है, आज के टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्सेप्टेड सवाल यहीं से आएगा। कोशिश करना है, अगर यहाँ नहीं करोगे तो घर जाके इसे एक बार राइट डाउन कर लियो, एक बार ठीक से पढ़ लियो, ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि कौन किसका बदला हुआ रूप है, आपसे ये पूछ लेता है कि ग्रेनाइट रूपांतरित रूप क्या है, या आपसे पूछ सकता है कि नीस अथवा नाइस किसका रूपांतरित रूप है। गुड मॉर्निंग, जल्दी बैठो। पहले लेक्चर पढ़ाने का नुकसान ये भी है कि इसमें बच्चे बस देर जितनी टाइम तक आवे ही जा। ठीक है, समझ में आ रहा? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, पीके समझ में आ रहा? तेरे नाका एक बेड गिरवाना पड़ेगा मुझे, तू कुर्सी पे बैठ की तरह बैठे। ठीक है, फुल रिलैक्स, ये बॉडी में दाब नहीं पड़ने दे रहा बिल्कुल भी। ठीक है, ग्रेबो जो है सरपेंटाइल में इंटरचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। बेसाल्ट जो है आपका एम्फीबोलाइट में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए कि बेसाल्ट किस में बदल जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही तो इसका लास्ट और इसका लास्ट लगभग एक जैसा है। देखो, बेसाल्ट और बोलाइट। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया कि ये उसी के अंदर है, याद रखने के तरीके। ठीक है, ग्रेबो है सरपेंटाइल। अगर आपने ये याद रख लिया तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों लाइमस्टोन, चौक और ये तीनों बदल जाएगी संगमरमर में। सैंडस्टोन क्वार्ट्ज में बहुत पूछा गया परीक्षा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल मैंने बताया पहले सलेट में, फिर फाइलाइट में, और अब्रक आपसे पूछ सकता है सिस्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरा काम भी खत्म हो गया इस चट्टान संबंधित टॉपिक का। चट्टान मैंने 3 टाइप की बताई, तीनों की अलग अलग डेफिनेशन दी, तीनों किस तरह बनती है ये बताया, तीनों में क्या होता है ये बताया, और ये कहा कि इस पूरे टॉपिक का निचोड़ ये है क्योंकि एक्सेप्टेड क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, आप पेपर उठा कर देख लेना, पेपर में आपसे यही पूछेगा कि ये इसका रूपांतरित कौन सा है, और आपको टफ भी पड़ सकता है। तो मैंने बताया आपको कि एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी अपने माइंड में रीजनिंग फिक्स कर लेना। अगर अपने माइंड में आप रीजनिंग फिक्स कर लोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। मैंने इंटरनल जितने भी रिसोर्सेज है अर्थ के, उन सब के बारे में आपसे अच्छे से बात कर ली। ठीक है, चाहे वो अर्थ की लेयर हो, अर्थ के इंटरनल पोर्शन की बात हो, चाहे चट्टान की बात हो,
आउटर पे हम पहुँचेंगे अब, ठीक है। आउटर पे पहुँचने के बाद हम सीधे सीधे हम आ रहे हैं महाद्वीप पर, ठीक है। पहले महाद्वीप की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आउटर में भी मैं आपसे ज्वालामुखी की बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है महाद्वीप। बड़ा टॉपिक है और कई दिन तक चलेगा, ठीक है। तो कितने महाद्वीप है भाई? 7 महाद्वीप है। नाम पता ही होगा आपको उनके। मैंने कहा था 2 एक्सेप्टेड सवाल बनेंगे, हाँ एक्सेप्टेड 2 सवाल बनेंगे आपसे। यहाँ महाद्वीप से एक्सेप्टेड क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपसे पूछ सकता है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों की व्याख्या। यह आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है किसका कम, ठीक है। तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। पहले नंबर पे आता है एशिया, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, छठे नंबर पे आता है यूरोप और 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। जिसे यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो रही हो वो मुझे बता दो, ठीक है। मैंने इसके लिए एक लॉजिक आपको दिया है। आई थिंक जो मेरी शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है उनमें वो होगा लॉजिक। अगर वहाँ नहीं है तो मैं डाल दूंगा इन फ्यूचर, क्योंकि 5-6 ही शॉर्ट वीडियो पड़ी है, वे 5-6 की 5-6 तुम्हारे काम की है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि एस का उत्तर दे, टिक्का यू लिया। एस मतलब एशिया, का मतलब अफ्रीका, उत्तर मतलब उत्तरी अमेरिका, दे मीन्स दक्षिण अफ्रीका, टिक्का मतलब अंटार्कटिका और यू लिया मतलब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक टाइप का एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपसे किसी के बारे में पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे? जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या के आधार पर इनका क्रम क्या होगा। तो पहले नंबर पर विश्व की सबसे अधिक आबादी यहीं वास करती है, एशिया। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? दूसरे नंबर पे यूरोप नहीं आने का सर जी, ऐसे नाश उठा दोगे आप, अफ्रीका आएगा। तीसरे नंबर पर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, मैं क्या कह रहा, आवाज नहीं आनी चाहती मुझे, डिस्कस बाद में, और डिस्कस करना चाहते हो तो मेरे साथ करो, मैं तुम्हारा डिस्कस देखूंगा, हाँ मैं अपना आप देख लूंगा। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भी आवाज आ रही मुझे, ठीक है, और अंटार्कटिका। गुण गुण भी बंद करो, इसका मरोड़ा हो रहा मुझे बताओ, मेरे पास दवाई है उसकी, हाँ दवाई है, वो नहीं 5-6 दिन जा पाओगा, ऐसा कब हो जाएगा उसका, ठीक है। पर बताओ मुझे, जब तक तुम बताओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। समझ में आया? सिंपल है। आपने देखा कि एरिया बड़ा है, एटमॉस्फेयर आबादी के रहने के लिए अच्छा है, तो एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये छोटों में आता है, और ये अंटार्कटिका है, यहाँ रहने लायक जगह नहीं है, इसलिए यहाँ आबादी मिनिमम है, सबसे कम है, ठीक है। तो 2 कंडीशन में मैंने डिफाइन करा। एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है, बात खत्म होगी। अब हम कोई एक महाद्वीप पकड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ से सपोज करो हमने ले लिया अफ्रीका महाद्वीप, हमने अफ्रीका महाद्वीप ले लिया।
ठीक है, तो आओ इसे एक बार डिफाइन कर ले, ये क्या है, किस तरह है, इसका मैप कैसा है। ठीक है, इसको आप जानते हो, ये है अटलांटिक महासागर, जानते हो ना, कोई डाउट तो नहीं इससे। इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, पहले मैं बना चुका हूँ जब मैंने सातों महाद्वीप बनाए थे, जब मैंने विवर्तन थ्योरी पढ़ाई थी, जब मैंने बताया था कि महाद्वीप टूटकर कैसे बने, जब मैंने आपको अंगारा लैंड पढ़ाया तब मैंने ये चीज़ बताई थी, सारे महाद्वीप बनाए थे। तो ये आपका अटलांटिक महासागर हो गया, ये आपका हिंद महासागर हो गया। ये आपका ये वाला, इसको आप कहेंगे लाल सागर। ये वाला भी आपका सागर ही है ना, कई बार वाला काला नहीं होता, उसका नाम काड़ू दर्द है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। ठीक है, मैं डिफाइन कर रहा, जो मैं काम कर रहा फिलहाल उस पर ध्यान दो, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी बाद में फिर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इन दोनों को जोड़ने वाली स्वेज नहर है, ये बीच में जो है, एग्जैक्ट थिंग ये थी, ये स्वेज नहर, लाल सागर, दोनों मिलकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अलग करते हैं, सॉरी अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं। ये आपका एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है। अफ्रीका महाद्वीप लिख दिया ऊपर, ऊपर मिटा दूँ इसको मिटा दूँ। ये ऊपर जो मैंने बनाया है, ये वाला जो हिस्सा है, ये यूरोप है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि कौन किसको अलग कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये लाल सागर प्लस यहाँ ये इतने हिस्से में 164 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर है। ध्यान रखना, अगर स्वेज नहर की हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं तो 1869 में इसकी खुदाई हुई थी। ये 1869 में बनी, लंबाई है 164 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये सिनाई द्वीप को काट कर बनाया गया। ठीक है, और जिस व्यक्ति ने ये काम किया है इंजीनियर, उसका नाम था फर्नीलैंड। बोलो समझ में आई क्या बात? मैंने पूरी हिस्ट्री स्वेज नहर की आपके सामने रख दी। मैंने कहा ये 164 किलोमीटर लंबी है, इस साल ये खुदाई होकर बनी। इससे पहले अगर कोई व्यक्ति यूरोप से इंडिया आना चाहता है तो पहले वो यहाँ आएगा। ये है कैप ऑफ गुड होप, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से फिर इंडिया आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर वो इस रास्ते से आएगा तो ये जो रास्ता घूमकर आने वाला था ये कम हो गया। मज़ेदार बात ये हुई कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ही भारत पहुँचने की सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा था और उस टाइम में साम्राज्यवाद की सबसे अधिक नीतियाँ ब्रिटेन के पास थी, वो अपने साम्राज्य के विस्तार पर लगा हुआ था, तो ब्रिटेन को जल्दी थी भारत पहुँचने की। तो ब्रिटेन का ये रास्ता यहाँ पहुँचने पर 7200 किलोमीटर कम डिस्टेंस करता है। अगर इस रास्ते से आए तो 7200 किलोमीटर ज़्यादा आता है।
आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो वहाँ आपको 7,000 मिलेगा लिखा हुआ। टेंशन मत लियो, आँख में से क्लिक कर देना। श्वेत नहर, ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर से अगर होकर कोई शिप भारत, इंग्लैंड से भारत पहुँचता है तो वो लगभग 7,000 और एक्यूरेट 7200 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। ठीक है, तो अभी तो मैं डिफाइन कर रहा था किसको कौन अलग करता है। तो पहला मैंने बता दिया कि स्वेज नहर और लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये भूमध्य सागर आ गया। ये है लिब्सन पोर्ट, इसका नाम है लिब्सन बंदरगाह। देखना जरा, ये वीडियो में आ रहा क्या ऊपर का? ठीक है, अफ्रीका का ये हिस्सा, ठीक है, ऊपर का हिस्सा हो गया लिब्सन बंदरगाह, और इस हिस्से के बीच में जिब्राल्टर संधि होती है। ये जो संधि है बीच की, इसे कहते हैं जिब्राल्टर संधि। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया? इसका मतलब है कि जिब्राल्टर संधि और ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ये किस किस को अलग कर रहा है? अफ्रीका और, क्लियर हो गया? इस तरफ आपका अटलांटिक सागर हो गया, ऊपर की ओर है तो उत्तरी अटलांटिक, नीचे की ओर है तो दक्षिणी अटलांटिक। खत्म, नीचे कोई नहीं। यहाँ एक छोटा द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप है। यहाँ एक छोटा द्वीप है जो इसी के अंदर में आता है, अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, तो पूरा अफ्रीका बाहर से डिफाइन हो गया। अब हम चलते हैं अफ्रीका के ऊपर पड़ने वाले रेगिस्तान। सबसे पहले हम अफ्रीका को रेगिस्तान के आधार पर डिफाइन करते हैं। अगर आपसे ये पूछ सकता है कि स्वेज नहर यहाँ किस हिस्से से लगी हुई है, पूछ सकता है, तो ये मिस्र है, मिस्र। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रेगिस्तान से, और सबसे बड़ा रेगिस्तान लेकर चलते हैं हम। यहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है बच्चों, नाम है सहारा। ठीक है, अफ्रीका का 10% क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, यहां एक विशेष जनजाति वास करती है, जनजाति का नाम है बद्दू। एक्सेप्टेड सवाल पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बद्दू जनजाति किस क्षेत्र में वास करती है, तो आपको सारा रेगिस्तान के क्षेत्र में जो जनजाति वास करती है वो बद्दू जनजाति है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के प्रभाव के कारण ये रेगिस्तान बना है। ठीक, क्या फैक्ट है कि यहाँ इतना बड़ा रेगिस्तान बना? अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछेगा, याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं रह जाए तो नोट कर लेना। आपसे पूछेगा कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, तो यानी कि इसके एक क्षेत्र से होकर गुजरती है कर्क रेखा। यहां से होकर गुजरी भूमध्य रेखा, और यहां से होकर गुजरी मकर रेखा। कोई डाउट है? नहीं है? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है ये। दैट्स मीन्स कि पूरे साल इसका टेम्परेचर गर्म रहेगा। गर्म रहने का मतलब है कि यहाँ जो आर्द्रता है वो लो हो जाएगी, और आर्द्रता लो हो जाएगी तो इस कारण से यहाँ सबसे बड़ा रेगिस्तान बना। एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है सी करंट, समुद्री धाराएं। समुद्री धाराओं के प्रभाव के कारण भी यहाँ रेगिस्तान बनेगा। मैंने बताया था इस रेगिस्तान से क्या चलती है, कौन सी बारिश होती है इटली में इस रेगिस्तान की वजह से? फ्लड रेन, ब्लड रेन, खूनी वर्षा, रक्त वर्षा, ये सारी जो है इसी के कारण होती है। खूनी वर्षा पहले एक लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं याद रहा तो वीडियो चला कर देख लेना। ठीक है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि एटमॉस्फेयर के चेंजेस के कारण इसका एरिया बढ़ रहा है। आपसे पूछ सकता है कि किस रेगिस्तान का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो ये सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। सहारा रेगिस्तान से ऊपर के हिस्से में, इस हिस्से में
बहुत फेमस एक घास होती है, घास का नाम है सवाना। सवाना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जा। सीरियस होकर इस बात को समझ लो, बहुत सारी चीज़ें अगर तुम यादान करोगे तो याद रह जाएगी तुम्हारे। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। जनजाति मैंने आपसे डिस्कस कर ली, जनजाति यहाँ पाई जाती है बद्दू, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है अफ्रीका के बारे में, तो यहाँ 21% आबादी पूरी दुनिया की वास करती है। अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका में कितने देश वास करते हैं, तो देश वास करते हैं 54 कंट्री यहाँ वास करते हैं, ठीक है। इसे अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जा? अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप नहीं, अंध और काला कहने का मतलब है इसका बैकवर्ड होना। ये महाद्वीप अन्य महाद्वीपों की तुलना में बैकवर्ड है, ठीक है। फैक्ट समझिए, क्योंकि यहाँ जैसे 54 कंट्री मैंने डिस्कस करे, चम्बन देश है, सारे के सारे बहुत ही अल्प विकसित कंट्री है। जो देश अल्प विकसित होंगे वो किस चीज़ पर निर्भर करेंगे? वो निर्भर करेंगे कृषि पर, ठीक है। अल्प विकसित कम विकसित देश जो है कृषि पर निर्भर करेंगे। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कृषि के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि कृषि भी अच्छी नहीं हो रही। कृषि नहीं अच्छी हो रही तो ये लोग बड़ी भुखमरी का शिकार रहते हैं, ठीक है। इनका जीवन जो है पोषण स्तर बहुत कम होता है। इस कारण से इस महाद्वीप में जो है अंध महाद्वीप कहा जा। विकास की स्थिति जो है और धीमी हो जा। जब पैसा नहीं रहता, कोई चीज़ नहीं रहता, तो विकास का क्रम और धीमा हो जाएगा, और धीमा हो जाएगा। तो इस कारण से इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहेंगे, ठीक है। एक मरुस्थल आ गया सारा। अब यहाँ एक मरुस्थल है, इसका नाम है कालाहारी, ठीक है। ये भी एक डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट, ठीक। यहां से भी पूछ सकता है कि यहाँ कौन सी जनजाति वास करती है, तो प्यारे बच्चों यहाँ बुशमैन जनजाति वास करती है, आपको याद रहना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि ये किस कंट्री में है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका। नाम सुना? नाम सुना? यहाँ की क्रिकेट टीम है फेमस, यहाँ की पिचें बहुत फास्ट है। ये वही दक्षिण अफ्रीका है, अपनी हीरे और सोने की खानों के लिए विश्व में जाना जाता है। ये वही दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ भी मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है नमीबा। तीसरा और इस महाद्वीप का अंतिम मरुस्थल जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये नमीबा मरुस्थल है। यहाँ भी एक जनजाति वास करती है जिसे कहते हैं टोड जनजाति। तीनों मरुस्थल से एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी जनजाति वास कर सकती है, ठीक है। मैं फिर बात करता हूँ, सारा में कौन सी जनजाति वास कर रही? बद्दू। फिर नीचे हमारे पास आ गया कालाहारी, बुशमैन, और फिर नमीबा, टोड। ये नमीबा इन दोनों से डिफर है। असल में ये शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल समझते हो ना? ये ठंडा मरुस्थल होता है। ये दोनों गर्म मरुस्थल है। दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक शीत एक ठंडा। भारत में एग्जाम्पल आपको पता है शीत और गर्म कहाँ शीत है और कहाँ गर्म है? जो राजस्थान का मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है, और जो लेह लद्दाख का मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल है, ठीक है। लेह लद्दाख में भी डेजर्ट है, चाहे वो सारा का सारा बर्फ से ढका हुआ हो, शीत होने की वजह से। तो ये शीत मरुस्थल है। अब फैक्ट एक कोच बन सकता है, तुम्हारे दिमाग में एक डाउट क्रिएट हो सकता है कि अगर ये पूरा का पूरा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आ रहा है तो ये ठंडा कैसे हुआ, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो सी करंट है, जो समुद्री धाराएं हैं, उनके प्रवाह के कारण ये हिस्सा ठंडा रहता है। इस कारण से ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है। तो मैंने आपसे जो है अफ्रीका महाद्वीप की
रेगिस्तान की बात कर ली, उसकी सीमाएं किस तरह निर्धारित है ये बात कर ली। कल हम अफ्रीका के अलग अलग पॉइंट्स पर फिर डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक का आज की डोज तुम्हारे लिए काफ़ी होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। नहीं, ठीक है। तो आपने ये वीडियो इतने ध्यान से देखा, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।